सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ये ARS, नेट, IBPS, F4, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, अदर एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में डीजी से संबंधित अधिकतर क्वेश्चनों को लाए हैं जो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, मांग थी। इसकी वजह से ये जो वीडियो है आज की, इसके अंदर डीजी से संबंधित काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एनिमल से संबंधित रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक निम्नलिखित में से है। ठीक है, आपको बताना है मेस्टाइटिस रोग जो होता है, जिसको थनैला रोग के नाम से जानते हैं, उसका रोग कारक क्या है। पहला ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम सोवियाई, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया, तीसरा है ट्रिप्टेनोसोमा इमेंसाई, चौथा ऑप्शन है बेबिसिया वाइजेमिना। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा जो मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक है। ठीक है, आपको बताना है। बात करते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम सोवियाई। ठीक है, ये एक प्रकार का जीवाणु है जो लंगड़ी रोग उत्पन्न करता है। कौन सा? लंगड़ी रोग उत्पन्न करता है, ये आप याद रखेंगे, जिसको हम ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है लंगड़ी रोग। तो लंगड़ी रोग का कारक है जो बैक्टीरिया है क्लास्ट्रीडियम सोवियाई के द्वारा होता है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सिए। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेस्टाइटिस रोग का यानी कि थनैला रोग का प्रमुख कारक कौन सा है? ये क्लास्ट्रीडियम एग्लेक्सिया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। ठीक है, ये जो है ये ऊँट के अंदर सर्रा रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, एक प्रकार की मक्खी होती है पशुओं में। ठीक है, ये सर्रा रोग उत्पन्न करती है ऊँट के अंदर, जो ऊँट का प्रमुख रोग माना जाता है। ठीक है, सर्रा रोग। अब बात करते हैं बेबिसिया वाइजेमिया। ठीक है, ये है टिक या टिक फीवर। कौन सा रोग है? टिक फीवर। इसको चिचड़ी रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चिचड़ी रोग के नाम से भी जाना जाता है। जो किलनी होती जुएं होती है उसका ये नाम है बेबिसिया वाइजेमिना। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सिया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, आपको बताना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है कब शुरू की गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2014, दूसरा ऑप्शन है 2018, तीसरा ऑप्शन 2015, चौथा ऑप्शन है 2005। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से, यानी कि 2014 से। 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, क्या शुरुआत हुई थी? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 2014 में। अब बात करते हैं 2018 में। 2018 में गोबर योजना, ठीक है, गोबर योजना की शुरुआत की गई थी, ये आप याद रखेंगे योजना। और 2015 की बात कर लेते हैं। 2015 यही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। शुरुआत कब की गई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की? 2015 में। और तारीख भी आपको याद होना चाहिए, 19 फरवरी 2014 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ से शुरुआत की गई थी ये भी याद रखेंगे। राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर। ठीक है, गंगानगर, और वहाँ पर सूरतगढ़ जो है, सूरतगढ़ से शुरू की गई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। बात कर लेते हैं 2005 की। 2005 में NHM यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत की गई थी 2005 में, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2015। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब लॉन्च की गई थी? 2015 19 फरवरी को, राजस्थान श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राजस्थान में ईसबगोल की मंडी कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है राजस्थान के अंदर ईसबगोल की मंडी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है भीनमाल जालोर के अंदर, दूसरा है चौमू जयपुर में, तीसरा ऑप्शन है पुष्कर अजमेर में, चौथा ऑप्शन है बस्सी जयपुर में। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से बताइए ईसबगोल की मंडी कहाँ पर स्थित है। चलिए पहले शुरुआत करते हैं भीनमाल जालोर से। भीनमाल जालोर में राजस्थान में ईसबगोल की मंडी लगती है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जालोर के अंदर भीनमाल
जगह है, यहाँ पर इसबगोल की मंडी लगती है। बात करते हैं चोमू जयपुर की, यहाँ पर आंवला प्लस बैर, ठीक है, इसकी मंडी लगती है। आंवला और बैर की मंडी चोमू जयपुर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद पुष्कर की बात करते हैं, पुष्कर फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, पुष्कर किसके लिए प्रसिद्ध है? फूलों के लिए। अब बस्सी जयपुर, यहाँ पर किसकी मंडी लगती है? टमाटर की मंडी लगती है। ये आप याद रखेंगे, चारों ऑप्शन के बारे में एकदम याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मादा पशुओं में बधियाकरण को कहते हैं, ठीक है, आपको बताना है मादा पशु जो होते हैं उनके बधियाकरण कर देना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है क्लास्ट्रेशन कहलाता है, दूसरा है नसबंदीकरण कहलाता है, तीसरा है स्पेइंग कहलाता है, चौथा ऑप्शन है कैपोनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की, क्लास्ट्रेशन किसे कहते हैं। क्लास्ट्रेशन यानी कि नर पशु के प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना, ठीक है, नर पशु के प्रजनन क्षमता को समाप्त करना क्या कहलाता है? क्लास्ट्रेशन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं नसबंदीकरण यानी कि नर पशु जो होते हैं उनके शुक्रवाहिनी जो नलिका होती है उसको काट देना या उसको बंद कर देना, उसको कहते हैं नसबंदीकरण कहते हैं, ठीक है। ये मतलब जो नर जो पशु होते हैं, जो फीमेल जो होती हैं गाय, उनको हीट पीरियड में पता लगाने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। और बात करते हैं स्पेइंग यानी कि मादा बच्चों में बधियाकरण को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन पूछा मादा बच्चों में बधियाकरण को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्पेइंग कहा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि स्पेइंग कहा जाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कैपोनाइजेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, यानी कि नर मुर्गी जो होती है उनकी प्रजनन क्षमता को बंद कर देना या समाप्त कर देना क्या कहलाता है? कैपोनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, नर मुर्गी के प्रजनन क्षमता को या समाप्त कर देना क्या कहलाता है? कैपोनाइजेशन कहलाता है। ये आप याद रखेंगे, ये मुर्गी में किया जाता है कैपोनाइजेशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत में सबसे पहले पूर्ण रूप से जैविक कृषि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा सिक्किम, तीसरा हरियाणा, चौथा लक्षद्वीप। पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं पंजाब की, यानी कि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं सिक्किम की, तो हमारे जो क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में सबसे पहले पूर्ण रूप से जैविक कृषि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो सिक्किम हो जाएगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। बात कर लेते हैं हरियाणा की, हरियाणा यानी कि सेकंड, पंजाब के बाद सेकंड नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड प्रयोग करने वाला, ठीक है, ये सेकंड नंबर पर आएगा पंजाब के बाद, सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला सेकंड नंबर पर आएगा पेस्टिसाइड प्रयोग करना। उसके बाद बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप यानी कि प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, लक्षद्वीप क्या है? प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एस्प्रिन व कुनेन है, ठीक है, आपको बताना है एस्प्रिन और कुनेन जो दवा है ये क्या काम करते हैं? स्तंभक है, उत्तेजक है, रेचक है या ज्वर रोधी है, ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एस्प्रिन और कुनेन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ज्वर रोधी, ठीक है, बुखार में करते हैं इसका। बुखार के अंदर तापमान को कम करती हैं ये, अगर बुखार हो गया है तो उसके टेम्परेचर को कम करने में मदद करती हैं एस्प्रिन और कुनेन। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि ज्वर रोधी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गोल क्रांति संबंधित है, ठीक है, आपको बताना है राउंड रिवोल्यूशन जो है यानी कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, आलू उत्पादन से या अंडा उत्पादन से। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोल क्रांति जो है ये आलू उत्पादन से है, ठीक है, आलू उत्पादन से जो है गोल क्रांति कहा जाता है इसको। तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति को क्या कहते हैं? पीली क्रांति कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अनाज उत्पादन से कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति है, ये भी आप याद रखेंगे। अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति है? जिसको सिल्वर क्रांति भी बोला जाता है, सिल्वर या रजत क्रांति भी बोला जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अंडा उत्पादन से सिल्वर या रजत क्रांति भी बोला जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि आलू उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, यहाँ पर चैनल का नाम देख सकते हैं। इस चैनल पर जाकर आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है अल्कोहल किस प्रकार की औषधि है। ठीक है, आपको बताना है अल्कोहल जो होता है किस प्रकार की औषधि है, रेचक है, स्तंभक है, या उत्तेजक है, या एंटीसेप्टिक है। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अल्कोहल जो होता है ये एक प्रकार का उत्तेजक होता है। ठीक है, एक प्रकार का कैसा होता है, उत्तेजक होता है, यानी कि उत्तेजना का अनुभव कराने वाला जो पदार्थ होता है उसको अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तेजक। और बात करते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में यानी कि जीवाणु रोधक होता है। ठीक है, ये जीवाणु रोधक जो होते हैं औषधियाँ उसको एंटीसेप्टिक बोला जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है NHM यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की मिशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन 2004 में, दूसरा है 2005 में, तीसरा ऑप्शन है 2014 में, चौथा ऑप्शन है 2012 में। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं 2004 से। 2004 में किसकी शुरुआत हुई, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 2004 में किसकी शुरुआत हुई थी, किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी, ये आप याद रखेंगे। 2005 की बात कर लेते हैं। 2005 में यानी कि NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन की स्थापना की गई थी कब, 2005 में। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि 2005। बात कर लेते हैं 2014 की, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 2014 में शुरुआत की गई थी, ये आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं 2012 की। 2012 में अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी वर्ष मनाया गया। ठीक है, क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी वर्ष 2012 में, ये आप याद रखेंगे। चलिए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया यानी कि 2005। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उम्र निर्धारण हेतु मुख्यतः किस दांत का प्रयोग यानी कि उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर किसी पशु की उम्र ज्ञात करना है तो किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है, मोलर दांतों का, प्रीमोलर का, इंसाइजर का, या कैनाइन का। इन चारों में से बताइए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जाता है उम्र मापने में। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसाइजर। इंसाइजर दांतों का प्रयोग उम्र मापने में यानी कि आयु मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो इंसाइजर दांत जो होते हैं ये कर्तन दांत होते हैं। ठीक है, किस प्रकार के दांत होते हैं, कर्तन दांत होते हैं। और ये 4 जोड़ी होती हैं। कितने होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, 4 जोड़ी दांत होते हैं, 4 जोड़ी दांत होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे एक जोड़ी हो गया, एक जोड़ी हो गया, इधर 2 जोड़ी हो गया, ये 3 जोड़ी हो गया, फिर इधर 4 जोड़ी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के दांत होते हैं। आगे वाले जो दांत होते हैं, ठीक है, वो काटने वाले दांत होते हैं, यानी कि चारा जो खाएंगे पशु उनको चबाने या काटने का काम करते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शाकाहारी मांस या वेजिटेरियन मीट कहलाता है। ठीक है, आपको बताना शाकाहारी मांस या वेजिटेरियन मीट क्या कहलाता है, मूंगफली कहलाता है, सोयाबीन कहलाता है, चौला कहलाता है, चौला को काउपी भी कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इन चारों में से बताइए किसको शाकाहारी मांस के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं मूंगफली। मूंगफली के बारे में जानते ही हैं आप लोग, मूंगफली को क्या कहा जाता है, गरीब का बादाम कहा जाता है, ये आप याद रखें कि गरीब का बादाम किसको कहते हैं, मूंगफली को कहा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सोयाबीन को। सोयाबीन को बोनलेस मीट कहा जाता है। ठीक है, हड्डी रहित मांस भी कहा जाता है, किसको, सोयाबीन को, ये आप याद रखेंगे, क्या कहते हैं, बोनलेस मीट कहा जाता है, किसको, सोयाबीन को। उसके बाद चौला और काउपी को क्या कहते हैं, शाकाहारी मांस कहा जाता है या वेजिटेरियन मीट कहा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि चौला काउपी जिसको बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, शाकाहारी मांस कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रथम प्रजनन के समय बछिया का वांछनीय शरीर भार होना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है प्रथम प्रजनन के समय जो बछिया होती है उसका शरीर भार कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 180 से लेकर 200 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 250 से लेकर 270 किलोग्राम रहेगा, तीसरा ऑप्शन है 350 से 370 किलोग्राम, चौथा ऑप्शन है 450 किलोग्राम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 250 से लेकर 270 किलोग्राम ये प्रथम प्रजनन के समय बछिया का वजन होना चाहिए। एक मानक तैयार किया गया है, उस मानक के अनुसार 250 से लेकर 270 किलोग्राम प्रथम प्रजनक बछिया का वजन होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वे औषधियाँ जो उल्टी कराती हैं, ठीक है, आपको बताना है कौन सी औषधियाँ हैं जो उल्टी कराती हैं, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। वे औषधियाँ जो उल्टी कराती हैं, पहला ऑप्शन है इमेटिक्स कहा जाता है, दूसरा उत्तेजक कहा जाता है, तीसरा एंटी एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है, चौथा ऑप्शन है निश्चेतक कहा जाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमेटिक्स, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसको वमनकारी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वमनकारी भी बोला जाता है, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए कोई पशु है, चारा है, हरे चारे को अधिक खा लिया, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम उसको एमेटिक्स औषधियाँ देंगे, यानी कि उल्टी लाने के लिए उनको औषधियाँ देंगे। वो औषधियाँ कौन कौन से हो सकती हैं? नमक हो सकती हैं, ठीक है, नमक के रूप में दे सकते हैं, नीला थोथा के रूप में दे सकते हैं, नीला थोथा के रूप में दे सकते हैं। इस प्रकार की औषधियाँ देंगे ताकि वो पशु उल्टी कर सके। ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? इमेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद बात कर लेते हैं एंटी एक्सपेक्टोरेंट। एंटी एक्सपेक्टोरेंट जो सी नंबर पे है, तो ये जो होते हैं कफ को दूर करती हैं, ठीक है। किसको दूर करती हैं? कफ को दूर करती हैं, कफ को दूर करती हैं। ये भी आप याद रखें, कफ को दूर करने के लिए एंटी एक्सपेक्टोरेंट प्रकार की औषधियाँ देते हैं। निश्चेरेचक जानते हैं, बेहोश करने में पशुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पर जो औषधियाँ देंगे बेहोश करने के रूप में, उसको निश्चेतक कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बीमार पशुओं को अलग करने हेतु आइसोलेशन बॉक्स का क्षेत्रफल रखते हैं, ठीक है। आपको बताना है कोई पशु बीमार हो गया तो उसको आइसोलेशन बॉक्स में कितने क्षेत्रफल पर पशु को रखा जाता है, ठीक है। 100 वर्ग फीट पर, दूसरा 150 वर्ग फीट पर, तीसरा ऑप्शन है 60 वर्ग फीट पर, चौथा ऑप्शन है 200 वर्ग फीट पर। बात कर लेते हैं पहला 100 वर्ग फीट, ठीक है। इसमें यानी कि गाय जो होती हैं इनको खुला वातावरण में रखा जाता है। खुला वातावरण रखने के लिए या खुले में रखने के लिए गाय को 100 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीमार पशुओं को अलग करने हेतु आइसोलेशन बॉक्स का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 150 वर्ग फीट, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 60 वर्ग फीट। 60 वर्ग फीट की बात करेंगे गाय और भैंस के बढ़वार के लिए, ठीक है। गाय और भैंस के बढ़वार के लिए कितने वर्ग फीट की आवश्यकता होती है? 60 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं 200 वर्ग फीट की। ये गर्भित जो पशु होते हैं उनकी आवास की जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए? 200 वर्ग फीट रखा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखें। गर्भित पशुओं के लिए 200 वर्ग फीट और गाय और भैंस बढ़वार के लिए 60 वर्ग फीट और आइसोलेशन बॉक्स पशुओं को, बीमार पशु हैं तो उसके लिए 150 वर्ग फीट और गाय अगर खुले वातावरण में रखना है तो 100 वर्ग फीट इतने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है जीवाणुनाशक का उदाहरण है, ठीक है। आपको बताना है जीवाणुनाशक का उदाहरण क्या है। गर्म तेल है, दूसरा फिटकरी है, तीसरा ऑप्शन है फिनाइल है, चौथा ऑप्शन है बोरिक अम्ल है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का जीवाणुनाशक का उदाहरण जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फिनाइल। फिनाइल जो होता है जीवाणुनाशक होता है, ठीक है, जीवाणुनाशक का उदाहरण है फिनाइल। उसके बाद बात कर लेते हैं फिटकरी की। फिटकरी के बारे में जानते ही हैं आप, वमनकारी यानी कि उल्टी लाने में इसका प्रयोग करते हैं फिटकरी का, यानी कहीं पे घाव लग गया, घाव को धोने के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं फिटकरी का। उसके बाद बात कर लेते हैं बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल जो होता है ये जीवाणु रोधक औषधि होती है, ठीक है, ये आप याद रखें। बोरिक एसिड किस प्रकार का है? ये जीवाणु रोधक औषधि है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मूंगफली में बीज का नहीं बनना किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है कि मूंगफली में बीज का नहीं बनना किस पोषक तत्व की कमी के कारण है। उस पोषक तत्व का आपको नाम बताना है, उसके अंदर सीड नहीं बन पाते हैं, बीज छोटे रह जाते हैं या मूंगफली पूरी खाली रहती है। इस प्रकार की जो समस्या उत्पन्न होती है, किस पोषक तत्व के कारण ऐसी समस्या देखने को मिलती है। पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं कॉपर की। कॉपर जो होता है नींबू में डाइबैक रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। कॉपर की कमी से क्या होता है? नींबू में डाइबैक रोग होता है, डाइबैक रोग उत्पन्न होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बोरान की कमी से क्या होता है? फल का फटना, ये आप याद रखते हैं, फल का फटना
किस पोषक तत्व की कमी के कारण? बोरान पोषक तत्व की कमी के कारण। Zn की बात कर लेते हैं, मक्का में श्वेत कलिका उत्पन्न करता है, ठीक है, मक्का में श्वेत कली या श्वेत बर्ड जो होता है वो Zn की कमी के कारण होता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद कैल्शियम की बात कर लेते हैं, तो कैल्शियम यानी कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, मूंगफली में बीज का नहीं बनना या मूंगफली पूरी पूरी खाली रह जाती है, वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि 4th वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक नहीं है, ठीक है, आपको बताना है, यहाँ पर दिया है एंटीसेप्टिक नहीं है, यानी कि 3 जो है एंटीसेप्टिक हैं, यानी कि जीवाणु को रोकने का काम करेंगी, और एक औषधि ऐसी है जो एंटीसेप्टिक नहीं है। पहला ऑप्शन है बोरिक अम्ल, दूसरा है कपूर, तीसरा है लाल दवा, चौथा ऑप्शन है डिटोल, ठीक है। कपूर जो है ये एंटीसेप्टिक नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कपूर। ये किस प्रकार की औषधि है? ये उत्तेजक, ठीक है, उत्तेजक औषधि है, ठीक है, उत्तेजना उत्पन्न करने वाली औषधि है कपूर। बाकी लाल दवा हो गया, डिटोल हो गया, बोरिक अम्ल हो गया, ठीक है, ये एंटीसेप्टिक है, यानी कि जीवाणु को रोकने का काम करती हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अनार का खाने योग्य भाग है, ठीक है, आपको बताना है अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है या क्या कहलाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पेरिकार्प कहलाता है, दूसरा है मीजोकार्प कहलाता है, तीसरा प्लेसेंटा कहलाता है, चौथा ऑप्शन है एरिल कहलाता है, ठीक है। आपको बताना अनार का जो खाए जाने वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, पेरिकार्प, मीजोकार्प, प्लेसेंटा या एरिल। चलिए शुरुआत करते हैं पेरिकार्प से। पेरिकार्प यानी कि पेरिकार्प किसका भाग खाया जाता है? बेर का खाया जाएगा और खजूर का, ठीक है, खजूर और बेर का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? पेरिकार्प कहलाता है। मीजोकार्प की बात कर लेते हैं। मीजोकार्प यानी कि आम और पपीता का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? वो मीजोकार्प कहलाता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा बेलपत्र यानी कि जिसको बेल के नाम से भी जाना जाता है, उसका खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? वो प्लेसेंटा कहलाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो अनार का खाए जाने वाला भाग इसमें पूछा, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिल, ठीक है, क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दूध में उपस्थित प्रोटीन मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, ठीक है, आपको बताना है दूध में उपस्थित प्रोटीन मुख्य रूप से क्या कहलाती है? मायोसिन कहलाती है, एल्ब्यूमिन कहलाती है, केसिन कहलाती है या कैरोटीन कहलाती है। इन चारों में से बताइए कि दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या कहलाती है। बात कर लेते हैं मायोसिन की। पहले ऑप्शन की शुरुआत करेंगे। दूध में सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। मायोसिन जो होती है दूध के अंदर बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, यानी कि बहुत कम मात्रा में जो पाई जाती है प्रोटीन, वो मायोसिन होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोबुमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ये दोनों जो प्रोटीन होती है दूध के अंदर कितनी परसेंट पाई जाती है? 20% तक पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं केसिन की। केसिन दूध के अंदर कितने परसेंट में पाई जाती है? 80% में पाई जाती है। और केसिन के कारण क्या होता है? दूध का सफ़ेद रंग होता है, ठीक है, दूध का सफ़ेद रंग होता है केसिन के कारण, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो केसिन ही पाई जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कैरोटीन के कारण क्या होता है? दूध का रंग पीला होता है, ठीक है, दूध का कलर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दूध में उपस्थित प्रोटीन मुख्य रूप से क्या होती है? वो कैसीन होती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैसीन होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं निम्नलिखित में से पशुओं में भोजन की विषाक्तता का कारण है, ठीक है, आपको बताना है पशुओं में भोजन की विषाक्तता का कारण प्रमुख कौन सा है? साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड्स, दूसरा ऑप्शन है गोसिपॉल, तीसरा है अफ्लाटॉक्सिन या चौथा ऑप्शन है सभी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सभी करेक्ट आंसर। साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड जो होता है ये किस में पाया जाता है? ज्वार में पाया जाता है, ठीक है, ज्वार में पाया जाता है, जो HCN का निर्माण करता है, HCN का निर्माण करता है, ये आप याद रखेंगे, जो जहरीला एक प्रकार का चारिका हो जाता है। उसके बाद गॉसिपोल की बात करते हैं। ये बिनोला जो होता है, कपास की जो बीज होते हैं उसके अंदर जो खली होती है उसके अंदर ये गॉसिपोल पाया जाता है, जो एक विषाक्तता का कारण बन सकता है, ठीक है। अफ्लाटॉक्सिन जानते हैं, ये भी मूंगफली के अंदर पाया जाता है, ठीक है, मूंगफली के अंदर अफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है, एक प्रकार की फफूंदी होती है जो विषैला
विषैला कर देती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सभी, अफ्लाटॉक्सिन, गॉसिपॉल और साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड, ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है फास्फोरस, चौथा ऑप्शन है पोटास। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। तो प्राथमिक पोषक तत्व जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये जो होते हैं ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। और सेकेंडरी कौन से होते हैं, द्वितीयक कौन से होते हैं, द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक कौन से होते हैं ये आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नहीं पूछा है, तो नाइट्रोजन ये प्राथमिक पोषक तत्व है, फास्फोरस भी है और यहाँ पोटास भी है। लेकिन सल्फर यहाँ देख सकते हैं सेकंड पे, ये सल्फर जो होता है ये सेकेंडरी पोषक तत्व होता है, यानी कि द्वितीयक पोषक तत्व होता है। ठीक है, ये आप याद रखें। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि सेकेंड वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा हुआ है रोग जो नर और मादा पशुओं में पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है ऐसा कौन सा रोग है जो नर में भी पाया जाता है और मादा पशुओं में भी पाया जाता है, यानी नर मादा और दोनों में पाया जाता है। उस रोग का आपको नाम बताना है। पहला ऑप्शन है कीटोसिस, दूसरा है मिल्क फीवर, तीसरा है मेस्टाइटिस, चौथा है ब्रूसेलोसिस। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कीटोसिस। ठीक है, कीटोसिस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट के उपापचय या गड़बड़ी के कारण होने वाला रोग होता है जो नर और मादा पशुओं दोनों में पाया जाता है। उसको क्या कहते हैं, कीटोसिस कहा जाता है। इसका प्रमुख लक्षण है दूध। ठीक है, दूध और पेशाब। ठीक है, दूध और पेशाब में सिरके जैसी गंध। ठीक है, सिरके जैसी गंध आने लगती है। ठीक है, ये इसका प्रमुख लक्षण है। ठीक है, उसके बाद मिल्क फीवर की बात कर लेते हैं। मिल्क फीवर जानते हैं सिर्फ किस में होता है, मादा पशु में होगा। ठीक है, फीमेल में ही होगा। उसके बाद मेस्टाइटिस जिसको थनैला रोग बोलते हैं। ठीक है, ये भी किस में होता है, सिर्फ मादा में होता है, फीमेल में ही होगा। और गर्भपात, ब्रूसेलोसिस, इसको गर्भपात बोलते हैं। ठीक है, गर्भपात बोलते हैं, गर्भपात कहा जाता है। ये भी किस में होता है, फीमेल में होता है। तो यहाँ पे पूछा था नर और मादा दोनों पशुओं में पाए जाने वाला और रोग कौन सा है, तो वो हो जाएगा कीटोसिस। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है क्लोरीन युक्त पानी का उपयोग करते हैं पशु को नहलाने में, दूसरा है दुग्धशाला धोने में, तीसरा है डेयरी के बर्तन धोने में, चौथा ऑप्शन है पशु के पेट के कीड़े मारने में। ठीक है, आपको बताना है क्लोरीन युक्त जो पानी का उपयोग किसमें करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डेयरी के बर्तन धोने में किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन का प्रयोग किसमें करते हैं, डेयरी के बर्तन धोने में किया जाता है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, जो हर एग्जामों में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है रानीखेत, मोरेक्स और पॉक्स तीनों विषाणु जनित व कॉक्सीडियोसिस प्रोटोजोआ से जनित रोग किस से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है रानीखेत, मोरेक्स और पॉक्स तीनों जो है वायरस डिजीज है, और उसके बाद कॉक्सीडियोसिस जो है प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। ये आपको बताना है किस पशु से या किस जानवर से संबंधित है। पहला ऑप्शन है गाय से, दूसरा भेड़ है, तीसरा कुक्कुट, चौथा है बकरी। इन चारों में से बताइए किसका ये प्रमुख रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कुक्कुट से संबंधित रोग है, यानी कि मुर्गियों में लगने वाला प्रमुख बीमारी रानीखेत, मोरेक्स और पॉक्स, और उसके बाद कॉक्सीडियोसिस जिसको खूनी पेचिश भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी मुर्गियों की प्रमुख रोग है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला कुक्कुट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये आज हमारा लास्ट सवाल होगा, अंतिम सवाल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 जो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। नील जिह्वा रोग किन पशुओं से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है जो पशुओं की जीभ होती है वो नीले रंग की हो जाती है, ये बताना है किन पशुओं से संबंधित है। सूअर से है, मुर्गी से है, या भेड़ से है, या घोड़ा से है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भेड़।
ठीक है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? भेड़। इसको क्या और नाम से जानते हैं? ब्लू टंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्लू टंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार की विषाणु जनित बीमारी होती है। ठीक है, किस प्रकार की बीमारी है ये? विषाणु जनित बीमारी होती है। इसमें पशुओं के जो जीभ होती है वो ब्लू कलर के हो जाते हैं, यानी नीले कलर की हो जाती हैं। तो ये भेड़ की एक प्रमुख बीमारी है जो विषाणुओं द्वारा होती है। आज के जो 25 क्वेश्चन हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से किए होंगे और काफ़ी अच्छे, सरल और अच्छे क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार के हम क्वेश्चन आगे भी लाते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिए। सभी लोगों को धन्यवाद।